मतलब जो सब्सक्राइबर थे उसमें से किसी एक ने मुझे कमेंट किया कि आप मुझे चिकन काटी रोल बनाना सिखाइए। मैंने कहा कि ये तो मतलब ये वो व्यूअर है जो मेरा रिश्तेदार नहीं है। तो ऐसा लगा कि कोई और भी मेरा चैनल देखता है, और उस दिन मेरा मोटिवेशन बढ़ गया कि नहीं मुझे ये काम करना है, क्योंकि मेरे चैनल को फैमिली के अलावा कोई और भी देखता है। नहीं, ऐसी सोच तो जब मेरे 100 सब्सक्राइबर होंगे ये भी नहीं सोचा था मैंने। और जब डिजिटली आपके काम को अप्रिशिएट किया जाए और वो भी भारत सरकार से, तब तो क्या कहते हैं आपकी काम करने का मोटिवेशन 100 गुना बढ़ जाता है। MVPs ऑफ द इंटरनेट में आपका स्वागत है। लेटेस्ट पॉडकास्ट सीरीज ऑफ माईगव, जहां हम बातचीत कर रहे हैं क्वाइट लिटरली हिस्ट्री मेकर्स के साथ। 8 मार्च को हुआ पहला फर्स्ट एवर नेशनल अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। सम्मानित किया गया द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ नॉट जस्ट द लास्ट 1 year बट द लास्ट many years. One of them is right here with us, a very स्पेशल पर्सन, विनर ऑफ एक ऐसी कैटेगरी जिसके लिए भारत देश के हर एक इंसान के दिल में ढेर सारा प्यार है, खाना, फूड। बेस्ट फूड क्रिएटर कैटेगरी विनर कविता सिंह यहाँ हमारे साथ है। कविता जी, वेलकम टू माईगव। थैंक यू सो मच गोरख, बहुत ही वार्म वेलकम दिया आपने, बहुत खुशी हुई और धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। प्लेजर पूरी तरह से हमारा। हम इतने खुश है कि आपसे बातचीत कर रहे हैं। जल्दी से आपको जरा बता दे माईगव के दर्शक, हमारे व्यूअर्स, कविता जी और मैं वी काइंड गो अ लॉन्ग वे बैक। 2019 में जी मैं एक फूड शो लाइव, 1 घंटे का लाइव फूड शो होता था जिसका होस्ट था, और हर हफ्ते अलग अलग स्पेशल गेस्ट आते थे। और कविता जी आई थिंक 2-3 एपिसोड में आई थी एज शेफ, और तब कविता जी और मैंने बहुत सारा फन किया था, बहुत सारा खाना बनाना सीखा था मैंने कविता जी से। एंड नाउ 4 years लेटर वी आर हियर डूइंग दिस पॉडकास्ट। कविता जी, इससे पता चलता है ना पृथ्वी गोल है। वापस आ गए हम वहीं पे। बिल्कुल। सबसे पहले मैसिव कांग्रेचुलेशंस जीतने के लिए बेस्ट फूड क्रिएटर नेशनल क्रिएटर अवार्ड। जीतने के बाद से अब तक कैसी फीलिंग है, कैसा लग रहा है? मतलब वो फीलिंग तो अभी तक दिमाग से नहीं निकला। मतलब सोती भी हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं उसी स्टेज पे हूँ, अवार्ड ले रही हूँ। तो मेरे लिए ये अभी तक का सबसे बेस्ट मोमेंट था, मेरी लाइफ का बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था कि जो 10 साल मैंने मेहनत की उसका क्या कहते हैं, उसका इनाम मिला मुझे। शब्द नहीं है इस फीलिंग्स को बयान करने के लिए। अमेजिंग अमेजिंग। कविता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अवार्ड मिलने के बाद की फीलिंग को तो आपने बताया, लेकिन आपका पूरा एक्सपीरियंस नेशनल क्रिएटर अवार्ड में कैसा था? आप गई, आप नॉमिनेटेड थी, कैटेगरी का नाम आया, आपका नाम आया एज विनर, आपने रिसीव किया अवार्ड पीएम से। पूरा अटेंड करना, सेरेमनी अटेंड करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? नॉर्मली जब भी हम किसी इवेंट में जाते हैं तो कुछ चीज़ें प्लान रहती है, कुछ नहीं प्लान रहती है। कभी पासेस मिलने में मुश्किल होता है, कभी एंट्री में मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ इतना वेल स्ट्रक्चर था कि एंट्री से लेके सब कुछ बहुत स्मूथ था। बहुत ध्यान रखा गया हर क्रिएटर का, चाहे वो नॉमिनेट है या नहीं है, चाहे वो अवार्डी है, नैनो क्रिएटर है, माइक्रो क्रिएटर है, सबको बराबर दर्जा वहाँ पे दिया गया था। हर किसी को एक लेवल पे रखा गया था। मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपके जो व्यूअर्स है आपको इतना पसंद करता है, आपके कंटेंट को इतना पसंद करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स आपकी जर्नी के बारे में जानते भी है, लेकिन काफी है जो नहीं भी जानते, क्योंकि आपके व्यूअर्स हर दिन बढ़ भी रहे हैं उस लेवल पे। एमसीए के बाद तो ऑल द मोर। आपके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की शुरुआत किस तरह से हुई? खाना बनाने का शौक तो बचपन से ही था। मतलब मम्मी हमेशा बोलती थी कि खाना बनाओ, खाना बनाओगी तभी पढ़ाई का वैल्यू है, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में थे तो खाना, बर्तन, ये सब हमारे प्राइमरी फोकस में था। पढ़ाई करना है साथ में, वो आप खुद के लिए करोगे। लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी वजह से जो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन में मिल रही है उससे हम खाना बनाना सीख भी रहे हैं, और ये हमारे फ्यूचर को भी अच्छा करेगा। जैसे अगर हम बचपन में खाना बनाना सीखते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उसके बेनिफिट्स होते हैं ना। तब आपको डिपेंडेंसी नहीं होगी कि कौन बना के देगा या मम्मी की याद आ रही है। तो पेरेंट्स जो करते हैं, मुझे लगता है कि वो अच्छे के लिए ही करते हैं, शायद वो हमारा फ्यूचर देखते हैं। तो मम्मी ने भी ऐसे ही सिखाया था कि नहीं, खाना बनाना मैं तुमको सब करके देती हूँ, तुम उसको पकाओ। तो मसाला वगैरह समझ में आता था कि किस लेवल पे डालना है, कितना पकाना है।
और उसके बाद शादी के बाद तो मतलब मैं जॉब करती थी, लेकिन फिर मैं लंदन चली गई थी और वहाँ से आने के बाद जब मेरा बेटा स्कूल जाने लगा तो मैंने सोचा कि खाली वक्त में मैं क्या करूँ। तो अपने खाली टाइम को यूज़ करने के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और मैंने सोचा कि जो मैं डे टू डे में कुक करती हूँ वही रेसिपीज़ पोस्ट करूँगी, इससे मेरा थोड़ा समय भी बीत जाएगा और कुछ नया क्रिएटिव करूँगी। तो मैंने ये सोच के साथ अपना यूट्यूब चैनल नवंबर 2014 में स्टार्ट किया था। हर दिन जो दोपहर में खाना बनाती थी, नाश्ता बनाती थी, वही वीडियो पोस्ट करती थी। लेकिन ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत गए और उसके बाद किसी एक व्यूअर्स का कमेंट आया। शुरुआत में कोई सब्सक्राइबर था ही नहीं, हस्बैंड थे, मम्मी थे, पापा थे मतलब जो सब्सक्राइबर थे उसमें से किसी एक ने मुझे कमेंट किया कि आप मुझे चिकन काटी रोल बनाना सिखाइए। मैंने कहा कि ये तो मतलब ये वो व्यूअर है जो मेरा रिश्तेदार नहीं है। तो ऐसा लगा कि कोई और भी मेरा चैनल देखता है और उस दिन मेरा मोटिवेशन बढ़ गया कि नहीं, मुझे ये काम करना है, क्योंकि मेरे चैनल को फैमिली के अलावा कोई और भी देखता है। उसके बाद मैं बनाती गई, लोगों के कमेंट आते गए, फिर लोगों ने कहा कि आपके वीडियोज़ बहुत ईजी होते हैं, हम बैचलर्स के लिए बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो मैंने कहा अच्छा, लोगों को ये चाहिए कि खाना कितने सिंपल तरीके से बनाया जा सके। तो मैंने उस चीज़ को अपना फोकस बनाया, स्ट्रेंथ बनाया और उसी चीज़ पे वीडियो बनाती गई और मेरी जर्नी आज यहाँ पे हूँ आपके सामने। एक वो दिन था 2024, आज का दिन है 2024, 10 साल की जर्नी, कड़ी तपस्या। कड़ी तपस्या। मैम बनी पहली विजेता पहले एवर इनॉग्रल नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में बेस्ट फूड कैटेगरी में। Congratulations मैम, व्हाट अ जर्नी। थैंक यू सो मच। व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी। वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी आपने ऐसा कभी सोचा था कि एक दशक, चाहे लग जाए एक दशक, लेकिन भारत देश की सरकार खुद एक नेशनल अवार्ड ऑर्गेनाइज करेगी क्रिएटर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, और पहले में ही मैं जीतूंगी भी, ऐसा कुछ आपने सोचा था? नहीं, ऐसी सोच तो जब मेरे 100 सब्सक्राइबर होंगे ये भी नहीं सोचा था मैंने। जब भी हम रेस्टोरेंट खोलते हैं तो हमको पता थोड़ी नहीं रहता है कि उसमें कितना बिकेगा, तो वो सोच रहता ही नहीं है। मुझे लगता है कि हमें अपने कर्म पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा काम करके अगर आपको अच्छी नींद आती है रात को, मतलब आपका सारे दिन का जो मेहनत है वो वर्थ रहा। तो मैं हर दिन वही सोच के साथ अपना काम करती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे सरकार ने हमारे काम को रिकग्नाइज़ किया तो वो एक अलग लेवल पे है, क्योंकि आप देखिए ना, जैसे प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, हमारे घर में लड़कियों की शादी होती है तो लड़का सरकारी नौकरी करता है, उसकी अलग वैल्यू होती है। हाँ, सरकारी नौकरी करता है, सरकारी जॉब, सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हमें हमारे काम को सरकार की तरफ से मान्यता मिलती है तो वो एक खुशी जो होती है ना, उसके आगे मुझे नहीं लगता कोई खुशी होगी। और भारत सरकार ने बहुत बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि क्रिएटर्स को भी नेशनल अवार्ड दे के उन्हें सम्मानित किया। तो ये मैं सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उनकी ये स्टेप्स हमारे लिए काफ़ी मोटिवेटिव है। एक ऐसा वक्त था जब क्रिएटर्स को शुरुआत में काफ़ी वक्त सुनना पड़ता था कि ठीक है, क्या करते रहते हो कैमरा के साथ, ठीक है टाइम पास के लिए ठीक है, पर काम काज क्या, सीरियसली क्या करोगे। एक वो दिन था, एक आज का दिन, जब भारत सरकार ने नेशनल अवार्ड ऑर्गेनाइज किया क्रिएटर्स के लिए, सम्मानित किया क्रिएटर्स को इस तरह के इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड के साथ। तो ये जो बदलाव आया है, ये जो पैराडाइम शिफ्ट आया है लोगों के भी सोच में, अब तो और आएगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत सरकार ने नेशनल अवार्ड ऑर्गेनाइज किया क्रिएटर्स के लिए। ये जो बदलाव आया है, ये कैसा लगता है आपको देख के एज अ कंटेंट क्रिएटर? एज अ कंटेंट क्रिएटर हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी कम्युनिटी जो है वो ग्रो हो रही है। जब से डिजिटल मीडिया का विकास ज़्यादा हो गया है, लोग ज़्यादा, क्योंकि अभी ऑडियंस देखिए कि ज़्यादा टाइम जो है वो हम फ़ोन में, टीवी में ज़्यादा डेटा हम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम इन सारी चीज़ों पे बिताते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को, जैसे अगर हमें कोई अवेयरनेस का वीडियो बनाना है या कोई सोशल मैसेज पास करना है, तो आप डिजिटली एक वीडियो बना के अपने मैसेज के थ्रू आप लोगों या लाखों करोड़ों लोगों में ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। और जब डिजिटली आपके काम को अप्रिशिएट किया जाए, और वो भी भारत सरकार से, तब तो क्या कहते हैं, आपके काम करने का मोटिवेशन 100 गुना बढ़ जाता है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही बाकी क्रिएटर्स और हम सबको ऐसे ही सरकार की तरफ से पॉजिटिव क्या कहते हैं फीडबैक मिलती रहे, ताकि हम इस कम्युनिटी को और भी आगे ले जा सकें और कम टाइम में हम अपने मैसेजेस जो है, जो पॉजिटिव मैसेज वाले जो कंटेंट होते हैं वो लोगों तक पहुंचा सके। जिसके बारे में पीएम मोदी ने अपने स्पीच में कहा भी। एक तो उन्होंने कहा, उन्होंने बताया, उन्होंने दर्शाया कि उनके दिल में खुद क्रिएटर्स के लिए कितनी इज्जत है। उन्होंने बताया कि क्रिएटर्स के हाथों सच में ये ताकत है कि वो भारत देश के कल्चर को दुनिया भर तक पहुंचा सके, और भी सही तरीके से। कविता जी, आपने मिलेट्स की बात करी, ट्रेडिशनल ग्रेन्स की बात करी, ये इतनी सही बात है। मैं पिछले 4-5 महीने से वर्कआउट पे फोकस कर रहा हूँ, डाइट पे फोकस कर रहा हूँ, और जो अच्छे वाले
कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, जिनका सिर्फ एजेंडा ये नहीं होता कि मैं ब्रांड का प्रोडक्ट बेचता रहूं ताकि ब्रांड का कोलैब मेरे पास आ जाए, उनसे ये बातें भी जानने को मिलती है कि आप क्यों सिर्फ ओट्स करते रहते हो जो पैकेटेड है, जिसमें प्रेजर्वेटिव्स है। आप दलिया खाओ ना, दलिया के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, मिलेट्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, रागी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को पैनकेक खाना है लेकिन रोटी से भी उनको प्रोटीन मिलती है, ये लोगों को पता ही नहीं है। तो ये बात एक्चुअली बहुत सच है कि इन सब चीजों से और अच्छी सीख लोगों को मिल सकती है, खुद खाना बना सकते हैं आसानी से और सीख सकते हैं। नहीं जी बिल्कुल, जैसे हम पराठा बनाते हैं, प्याज पराठा बनाते हैं, तो कल मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि बाजरे का मसाला पराठा कैसे बनाया जाए सिंपल तरीके से। तो बाजरा जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसमें डाइटरी फाइबर होता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। आजकल डॉक्टर, डाइटिशियन, हर कोई किसी भी अगर आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है या हेल्दी रहना है, तो आप किसी भी डॉक्टर से अगर आप फीडबैक लेंगे कि मुझे क्या खाना चाहिए, तो वो आपको मिलेट में ही जाने के लिए बोलेंगे। तो मिलेट को हमको अपने खाने के साथ साथ अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि कैसे सेम चीज़ को हम कैसे रिप्लेस किया जाए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बच्चों को डिज़ाइनर फूड, जैसे क्या कहते हैं, अगर आप रोटी, जब हम छोटे थे ना तो रोटी बनाते थे तो ऐसे कट करके कटआउट्स करके स्टार बना दो, चिड़िया बना दो, तो बच्चे पसंद से खाते हैं। तो बच्चों की पसंद की डिशेज जो हैं वो उसी शेप में, लेकिन उसको हेल्दी वर्जन करके अगर हम बनाएं तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा। साथ ही साथ जैसे स्कूल वगैरह में, तो थोड़े दिन पहले मैं C20 के एक इवेंट में गई थी जहाँ पे फूड लाइफस्टाइल के बारे में एक एजेंडा था। तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे टिफ़िन फिनिश नहीं करते हैं। तो मैं सरकार को ये बोलूँगी कि आप ऐसा फिक्स कर दो कि टिफ़िन में जंक फूड नहीं लेके आएँ, हेल्दी फूड लेके आए। अगर वो स्कूल में हम टीचर अगर बोलेंगे कि नहीं, आपके टिफ़िन में बिस्किट, कुकीज़ अलाउड नहीं है, आप हेल्दी फूड लेके आओ, तो आप खाना, तो बच्चे 1 दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, लेकिन उसके बाद तो खाएंगे ना, जब उनको पता है कि यही हमारा खाना है। तो थोड़ा टीचर को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़े स्कूल को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इस तरीके से पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल और समाज भी साथ दे, तो हम मिलेट को अपने फूड में इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर तो करना पड़ेगा, और आप अच्छी चीज के लिए कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात बहुत सही है कि आप वो पैकेटेड फूड्स को खाना कम कीजिए और होल फूड्स, असली फूड को आप ज्यादा खाइए, प्रेफरेंस दीजिए। आपका हेल्थ बेटर होगा, बच्चों के हेल्थ बेटर होंगे, ऑटोमेटिकली आप फील कर पाएंगे उस बदलाव को, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा, ग्रेन्स खाइए, होल फूड्स खाइए, पैकेट फूड्स थोड़ा कम खाइए। छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, जो आपने एकदम शुरुआत में कही कि माएँ पहले कहा करती थी कि खाना बनाना सीखो। खाना बनाना सबको आना चाहिए जी। हल्का सा मैं एग्जाम्पल दूंगा कि हम कलकत्ता में पले बड़े और कॉलेज पास आउट करने के बाद अलग अलग बड़े बड़े शहरों में गए। कलकत्ता भी बड़ा शहर है, लेकिन हम बम्बई गए, दिल्ली गए। बम्बई तो वैसे भी काफ़ी एक्सपेंसिव शहर है, इनिशियली रहने में रेंट देना पड़ता है, ये इतनी सी जो सैलरी होती है उसमें से बहुत सारा तो रेंट में ही चला जाता है। उसके बाद मैंने अपने बहुत दोस्तों को देखा शुरुआती के दिनों में कि हर टाइम ब्रेकफास्ट चलो छोड़ ही दो, बट हर लंच और हर डिनर अगर आप बाहर से ऐप से ऑर्डर करके खाओगे तो ना आपका सेहत ढंग का रहेगा और ना आपका बैंक बैलेंस का सेहत ढंग का रहेगा। और उसके बाद वो महीने के एंड में बोलते हैं कि यार पैसे बचते ही नहीं है। कैसे बचेंगे? अगर हर दिन 2 या 3 टाइम तुम ऐप से ऑर्डर करके खाओगे तो करियर के शुरुआत में कैसे बचेंगे पैसे? तो इसीलिए आप लड़का हो या आप लड़की हो, शुरुआती के सालों में ही खाना बनाना सीख लो। ये बहुत काम आने वाला है आपको लाइफ में फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल बन जाएगी। क्यों कविता जी, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? मतलब मैंने अभी लास्ट हर इवेंट में या हर मैसेजेस में बोला है कि कुकिंग को भी हमें अपने लाइफ स्किल में ऐड करना चाहिए, क्योंकि कोविड में आपने देखा कि क्या हालत हुई। मतलब जो बच्चे अलग रहते थे घर के, जो हॉस्टल में रहते थे या जो जॉब करते थे, सब फंसे हुए थे, कोई पेरेंट्स के पास नहीं। तो उस समय बहुत ही मुश्किल हो रही थी लोगों के लिए सर्वाइव करना, क्योंकि कोई मेड के भरोसे, कोई मतलब ये डिलीवरी ऐप के भरोसे अपनी लाइफ बिता रहे थे। तो अगर उस टाइम थोड़ा सा कुछ बोलूं, आप भी थे क्या? थोड़ा सा ऑफ कोर्स मैं था, लेकिन मुझे खाना बनाना आता था। जो पूरे कंट्री में जो पहले के 2-3 हफ्ते, फिर अगला लॉकडाउन बढ़ता रहा, पहले के 3 महीने तो ना मेड आ पा रही थी, और वो पहले के 3 महीने के पहले के 8 हफ्ते ना फूड डिलीवरी एप्स चल रहे थे। तो सोचिए
तब क्या हुआ था लोगों का जो खाना बना नहीं पा रहे थे? सो सॉरी आपको रोका, अब आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, तब जैसे कोविड में हमने सबको ही खाना बनाया, बर्तन धोए, सबने घर के सारे काम किए। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जिम्मेदारियां जो है वो हम मिल बांट के कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ में इक्वालिटी आ रही थी कि नहीं, ये काम हम दोनों का है। तो प्यार भी बढ़ रहा था, रिश्ते भी अच्छे हो रहे थे। साथ ही साथ इस चीज़ को अभी सब ध्यान दे रहे हैं कि हाँ, बच्चों को भी खाना बनाना सिखाना चाहिए। अब ये नहीं है कि हाँ मम्मा बनाएगी, बेड बनाएगी, सिस्टर बनाएगी, ये उनका काम है। अब लोगों को जागरूकता जो है वो बढ़ गई है, लोग अवेयर हो गए हैं कि खाना बनाना भी सिखाना चाहिए। तो मैं हमेशा आप सबको भी बोलूँगी कि खाना बनाना आप बच्चों को भी सिखाइए, ताकि उनके फ्यूचर के लिए वो यूज़फुल है। पर भिंडी फ्राई एक कमाल की टेस्टी रेसिपी है। सबकी फेवरेट होती है ना। दाल कुछ सब्जी चावल। में समझ में नहीं आया तो भिंडी फ्राई। हाँ, दाल चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, भिंडी फ्राई इज डिलिशियस। राइट। ये तो पहला सवाल था। दूसरा सवाल, कितने सालों तक आपने अपने खुद के शूट और एडिट खुद किए? 2014 में मैंने अपना चैनल शुरू किया था, और 2016 या 18 में मैंने, मतलब अभी 10 साल हो गए ना, तो 5 साल 6 साल पहले 6 साल जी। 2020 तक जी। वाओ। 20 के बाद भी तो आई थिंक कोविड में जब आप कर रही थी तब तो खुद ही कर रही होगी। नहीं, लेकिन मैंने सिनेमेटोग्राफर हायर किया था। हाँ। लेकिन वो कोविड के टाइम पे तो सब बंद था आ ना, नहीं पा रहा था। तो मैं वीडियो शूट करती थी और फिर वो सारा क्या कहते हैं ड्राइव पे अपलोड कर देती थी। एडिट वो करते हाँ, थे। एडिट वो। पहले के 6 साल। जी। वाह, कितनी बड़ी सीख है ये। पहले के 6 साल आप खुद शूट करती थी, खुद एडिट करती थी। खाना बनाने में तो आप प्रो है ही, शूटिंग और एडिटिंग भी तो आपको प्रो तरीके से आ गई होगी उन 6 सालों में। बिल्कुल, मतलब आज भी मैं डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं रहती कि अगर कोई आए नहीं आए, कोई एब्सेंट है नहीं है, मैं खुद से शूट एडिट करके अपना वीडियो। और अभी तो फ़ोन का ज़माना है, अभी तो कैमरा नहीं भी रहा है तो फ़ोन इतने अच्छे इतनी अच्छी क्वालिटी के आ रहा है कि आप घर पे शूट करो और फटाक से एडिट करके इतने सारे ऐप पे पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी पहले की तुलना में और ज़्यादा अच्छा हो गया है, काफ़ी ईजी हो गया है अपने कॉन्टेंट बनाना। आपने ये अभी इजी हो गया है की बात की। कंटेंट क्रिएशन का जो ये बूम रहा है पिछले कुछ सालों में भारत देश में, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ रहा है भारत देश के डिजिटल बूम का भी। राइट। हर हाथ में स्मार्टफोन, हर घर में इंटरनेट, हर घर में वाईफाई। आपको क्या लगता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, 10 साल से आप काम कर रही है, इतनी सफल है, इतना चाहते हैं आपको लोग, ये डिजिटल बूम जो हुआ है भारत देश में, इसका कितना बड़ा हाथ रहा है भारत देश के कंटेंट क्रिएशन बूम में? ऑब्वियसली मतलब जो डिजिटल बूम हुआ था उसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि स्मार्टफोन पहले इतने ज़्यादा नहीं पॉपुलर थे, लोगों के पास इंटरनेट इतना महंगे थे कि हम डेटा सोच सोच के खर्च करते थे, वाईफाई सबके घर में नहीं होता था। तो 2-3 साल जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब ऐसा लगता था कि वीडियो कंज्यूम ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये 4G 3G 4G आया था शायद उस वक्त, और उसके बाद इंटरनेट सस्ते हुए, फ़ोन सस्ते होने लगे, लोगों में क्या कहते हैं एक्सपेंस करने की क्षमता बढ़ने लगी, इंटरनेट सस्ता होने लगा, तो जो डेटा का कंजप्शन था, जो हम कंटेंट बनाते थे, उसका कंजप्शन ज़्यादा होने लगा। तो उसकी वजह से क्या होता था कि लोग ज़्यादा आपके वीडियोज़ देखने लगे, व्यूज़ बढ़ने लगे। जब व्यूज़ बढ़ने लगे तो क्रिएटर भी बढ़ने लगे। सबको लगा कि अरे ये बनाना तो बहुत ईजी है, आज मैं डांस करती हूँ तो डांस का वीडियो बना सकती हूँ। तो लोगों में नई अपॉर्चुनिटी मिली कि वो बाकी जॉब के अलावा भी इसको अपना एज अ करियर देख सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपसे पूछा जाए भारत देश में जो डिजिटल बूम हुआ पिछले कुछ सालों में, पिछले दशक में स्पेशली 2016 के बाद से, इसका श्रेय, क्रेडिट किसे जाना चाहिए? इसका श्रेय भारत सरकार को ही जाएगा, क्योंकि सरकार ने ही जो 3G 4G के जो लॉन्चेस ज़्यादा बढ़े और हमारा क्या कहते हैं इंटरनेट वगैरह सस्ता हुआ, फ़ोन सस्ते हुए। जो पहले फ़ोन बहुत महंगे मिलते थे, स्मार्टफोन आप उस समय 30-40 हज़ार के मिलते थे, फिर धीरे धीरे सस्ते होकर 15,000 पे आए थे, फिर अभी तो आप 5-6 हज़ार में भी ले सकते हैं। तो फ़ोन सस्ता होने से और इंटरनेट सस्ता होने से उसकी वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। आज हर घर में पढ़ने, जैसे अगर कोविड की बात करें तो कोविड में हमें कितनी दिक्कत थी कि सारे स्कूल वगैरह बंद थे, लेकिन इंटरनेट सस्ता था, आप घर पे वाईफाई लगा के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई आपके एजुकेशन में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ फिजिकल क्लासेस हम नहीं कर पाए। तो ये सारा श्रेय ऑब्वियसली हमारे सरकार को जाएगी कि सरकार की वजह से ये जो उन्होंने पहले से ये सब बना के रखा था, उसकी वजह से कोविड में भी इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अवार्ड्स पे वापस आते हैं। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में आप नॉमिनेटेड हुई, एक इतने पॉपुलर कैटेगरी में, इतने वोट्स आए, कंपटीशन भी कमाल का था, आपका नाम अनाउंस हुआ, आप जीती, यू वॉकड अप, आपने अवार्ड लिया पीएम से। ये मोमेंट, नाम अनाउंस होने तक और अवार्ड लेके वापस आने तक, ये मोमेंट ज़रा कैसा था? पीएम मोदी के साथ बातचीत ज़रा कैसी थी, ये ज़रा हमें बताइए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नाम अनाउंस होगा। नाम अनाउंस होते ही मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे और वॉक करके गई, मेरे को लग रहा था कि कहीं मैं लड़खड़ा नहीं जाऊं।
फिर मैं सर के पास गई वहाँ पे, और जब सर ने पूछा कि आप, फिर सर ने मल्हार की बात शुरू की कि आप उसे खाना बनाना सिखाइए, तो थोड़ा सा मैं ईज आउट हुई। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं मतलब प्रधानमंत्री जी के सामने खड़ी हूँ, ऐसा लग रहा था कि हम दोस्त के साथ खड़े हैं और हंसी मजाक चल रहा है, क्योंकि सर ने इतने माहौल को इतना ईज आउट कर दिया था, लोगों के लिए इतना कंफर्टेबल कर दिया था। क्योंकि उसके पहले अवार्ड सेरेमनी शुरू होने के पहले हम सारे कंटेंट क्रिएटर बहुत ही नर्वस थे कि कुछ बोलना है क्या, कोई सवाल जवाब होगा क्या। तो ऐसा था कि नहीं, कुछ बोलना नहीं है, बस अवार्ड लेके आना है, अगर मिला तो, अगर आपका नाम आया तो बस लेके आना है। तो सोच वही थी। लेकिन जैसे ही अवार्डी वहाँ पे गए और सर, पीएम सर वहाँ पे बात करना शुरू किए, हंसी का माहौल बंधा, और जो क्षमा बंधा वो तो एक अलग ही लेवल का था। मतलब इतने कंफर्टेबल क्रिएटर मेरे को नहीं लग रहा है कि किसी और ऑडिटोरियम में थे। सब खुश थे, सब हंस रहे थे और बहुत मज़ा आया। वैसे नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड तो सबने देखा और बहुतों ने जाना भी, और वो काम भी इतना अच्छा करते हैं कि बहुत जन मल्हार को जानते हैं। लेकिन जो मल्हार को नहीं जानते, हम आपको बता दें, मल्हार जीते बेस्ट स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड। बहुत कमाल का काम करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के लेजिट एम्बेसडर है ही इज़ वन ऑफ देम। लेकिन मल्हार की एक बात है कि बहुत दुबले पतले हैं, मुझसे भी दुबले पतले हैं। तो मल्हार जब अवार्ड लेने गए थे तब मोदी जी ने उन्हें कहा था कि बहुत सारे फूड के कमाल के क्रिएटर्स भी है, उनसे थोड़ा खाना बनाना सीख लो। और वही आपको भी कहा था कि मल्हार को थोड़ा सिखा दो, जो फिर आप दोनों ने किया भी। वो उसके बारे में ज़रा बताइए। तो हमने सोचा कि वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था मेरा, मल्हार का और सर का, कि खाना बनाने और सिखाने के ऊपर। तो मैंने और मल्हार ने बात की कि इस चीज़ को हमको करना है, सर ने सिखाया तो हमको इस चीज़ को करना है, कि आप आओ मैं सिखाती हूँ। तो मल्हार का फ़ोन आया था, मैंने कहा कि हाँ मिलते हैं। फिर हमने सोचा कि अभी तुरंत ही इस चीज़ को शूट करते हैं। और फिर मल्हार हमारे ऑफिस में आए और मैंने बोला कि आपको पहले मिलेट खिलाती हूँ, क्योंकि मिलेट की बात हुई है। फिर मैंने कहा नहीं, मिलेट से ये मोटे तो नहीं होंगे, मिलेट हेल्दी होता है, वेट गेन इतनी जल्दी नहीं होगा, तो इनको खिलाना पड़ेगा पंजाबी आलू पराठा विथ लॉट्स ऑफ बटर। क्या बात। तो मैंने पंजाबी आलू पराठा चीज़ भर के बनाया विथ लस्सी, और मैंने कहा मल्हार ये खाइए आप, और लोगों को बताइए कि आपको वेट गेन करना है। चलिए, आपने बात की कि किस तरह पीएम मोदी ने आपको और सारी क्रिएटर्स को इतना कंफर्टेबल फील करवाया। तो मैं भी वहाँ जब बैठा था और मैं अवार्ड देख रहा था, मैं भी थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया इस बात को देख के कि पीएम मोदी को हर एक क्रिएटर के बारे में इंडिविजुअली पता था। नैनो क्रिएटर, माइक्रो क्रिएटर के काम के बारे में भी वो पर्सनली जानते थे, और उनके साथ मतलब ऐसा नहीं कि आओ और अपने बारे में बताइए, उनके काम के बारे में वो खुद जानते थे। प्राइम मिनिस्टर का क्विक ह्यूमर, इंस्टेंट ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में बड़ा छा गया, बहुत वायरल हुआ। तो आपको नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्विक ह्यूमर, क्विक विट कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं अभी भी अगर रील्स देखती हूँ तो वो वीडियो आते हैं ना, तो मैं बार बार ऐसे करके देखती हूँ कि मैं उस मोमेंट में थी, उस मोमेंट को मैंने इंजॉय किया, मतलब मैंने लाइव देखा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी भी ऐसे बड़े इवेंट में जाते हैं तो काफ़ी वो गंभीर माहौल होता है ना, कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे माहौल इतना ईज आउट हो गया कि हर बंदा, ऑडिटोरियम में जितने लोग बैठे थे सब कंफर्टेबल होकर जो मन में आ रहा था वो बातें शेयर कर रहे थे एज अ क्रिएटर। तो बहुत बड़ी बात थी कि पीएम सर ने माहौल को इतना खुशमिजाज बना दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा था ऑडियंस में बैठ के कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतनी कमाल की ओरेटिंग भी करते हैं कि एंकर की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही पूरा एमसीइंग कर रहे थे इवेंट का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में ये कहा भी, कंटेंट फॉर सोशल गुड। जी, आपका क्या कहना है कि वो कितना जरूरी है बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी, और आप जैसे सफल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी आने वाले दिनों में, अपने आने वाले विजन के लिए? तो हम चाहते हैं कि जैसे जो भी कंटेंट क्रिएटर है वो सारी जो भी वीडियो बनाए या कंटेंट बनाए वो ऐसा बनाए कि वो लोगों के लिए यूजफुल हो, लोग कुछ सीखे उससे, लर्निंग ज़्यादा हो उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। कविता जी, पॉडकास्ट के ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड हम आ चुके हैं। वैसे पता ही नहीं चला ना कब आधा घंटा ऑलमोस्ट हो गया बात करते करते। हो गया क्या? और एग्जैक्टली पता ही नहीं चला। ये तब होता है जब अच्छी बातें होती है, मजा आता है। आ रहा है? मेरे को तो बहुत आ रहा है। मुझे भी। कोई भी पॉडकास्ट, अच्छा पॉडकास्ट खत्म नहीं होता एक अच्छे से रैपिड फायर के बिना। तो एक छोटा सा रैपिड फायर तो हम जरूर करेंगे। सबसे पहला सवाल रैपिड, एकदम चट जवाब देना है, चटपट। एक नहीं, दो। दो ऐसी चीजें जो आपको पकाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। आसान बोलूँ तो मेरे को पोहा और चाय। क्या कॉम्बो, कमाल का कॉम्बो। मैं बॉम्बे में 7 साल तक रहता था,
पिछले 4 महीने से दिल्ली, इन पॉडकास्ट की शूट के लिए आज सुबह लैंड किया, पहली चीज खाई पोहा। क्या मतलब इमोशनल हो गया मैं। वो 70 ईयर के अंकल घर से बना के लाते हैं, वो सेव इडली वाली चटनी, डिलिश, कमाल का ब्रेकफास्ट। सीरियसली पोहा जैसा ब्रेकफास्ट मेरे को लगता है कि सबकी फेवरेट होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पोहा चाय हो गया। ये 2 ऐसी डिशेस जो खाने में आपको सबसे मजा आता है, साथ में डजंट हैव टू बी, 2 ऐसे डिशेस खाने में फेवरेट। बिरयानी, नूडल्स। सबका फेवरेट है वो तो, सबका फेवरेट है। चलिए, एक शब्द, हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, कोई भी, आपका एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में। यादगार पल। क्या बात। एक शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिस्क्राइब करने के लिए। ये तो बहुत, मतलब एक शब्द उनके लिए नहीं बोल सकती, मतलब उनके लिए जितने शब्द बोलूँ वो कम है। हमेशा ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात तो बहुत मुश्किल, हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन जब हम उनसे मिले तो ऐसा लगा कि हमारे घर के हैं, वैसी वाली फीलिंग आई। तो उनके लिए मेरे पास तो एक शब्द नहीं है। आपका परिवार कह सकती है? परिवार, जी, परिवार जैसे हैं। बिल्कुल। चलिए, बिगिनर्स, कंटेंट क्रिएशन नहीं, जो खाना बनाना सीख रहे हैं, किन किन चीजों के साथ शुरुआत करनी चाहिए? रोटी राइस, सबसे पहले रोटी राइस, दाल, चाय मैं पीती हूँ इसीलिए, बस इतना काफ़ी है। आलू फ्राई, सिंपल, उतने बेसिक सर्वाइवल के लिए उतना काफ़ी है। रोटी राइस दाल आलू फ्राई, रोटी तो अलग, राइस दाल आलू फ्राई एक मील हो गया। रात को रोटी दाल आलू फ्राई एक मील हो गया। जी। बढ़िया। कविता जी, इतना ज्यादा मजा आया आपसे बातचीत करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गॉड। आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसे दिल से सारे जवाब आए। अगर कुछ गड़बड़ हो गया होगा तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। हमें भी उतना ही मज़ा आया, गड़बड़ का सवाल ही नहीं है। आपसे बातचीत करके हमेशा उतना ही मज़ा आता है। 4 साल पहले जब हमने लाइव कुकरी शो होस्ट किया था तब भी उतना ही मज़ा आया था, आज और भी ज़्यादा मज़ा आया। आई एम वेरी श्योर आपको भी ये पॉडकास्ट देख के उतना ही मज़ा आया। कैसा लगा कमेंट्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए। एंड ऑफ कोर्स MVPs ऑफ द इंटरनेट सीरीज के और पॉडकास्ट भी आपको माईगव चैनल पे ही दिखते रहते हैं। फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपका दोस्त कोरक रॉय कविता जी के साथ आज लेता हूं अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। कीप वॉचिंग माईगव।